जम्मू कश्मीर के शोपिया में जारी एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। वहीं एक फौजी जवान के शहीद होने की खबर भी बताई जा रही है। आपको बता दें कि एक फौजी जवान शहीद हुआ है और 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। इलाके में फौज का ऑपरेशन जारी है। महलूक मिलिटेंटों में एक की शिनाख्त आदिल वानी के तौर पर हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक आदिल वानी सहारनपुर के कारपेंटर शाकिर वानी के कत्ल में मुलव्विस था। आदिल लश्कर का जिला कमांडर था। हम इस वक्त द्रगड़ नामी गांव में मौजूद हैं, जहां पे एनकाउंटर अभी जारी है। इस एनकाउंटर में अभी तक जो है 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और इसमें 3 सेना के जवान जो जख्मी हुए थे, उनमें से एक जवान जो है जख्मों की ताब न लाकर चल बसा है। तो फिलहाल जो है 34 RR ने मुसद्दिका इत्तला पर इसी इलाके का कॉर्डन किया था और बाद में जब वो जाए वारदात पे पहुंचे जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए थे, वहां पे जो है मिलिटेंटों ने लगातार फायरिंग की है, जिसमें 3 जवान जख्मी हुए थे और बाद में 2 मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 शोपियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मिलिटेंटों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज 7वां रोज है। 7वें रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाई है मिलिटेंटों के खिलाफ वो आज भी जारी है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज दोपहर से इलाके की मस्जिदों से ऐलानात करते हुए लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेंढर के जंगलाती इलाके भट्टा धौरिया में आज भी वक्फे से गोलाबारी हो रही है, लेकिन अब मिलिटेंटों के खिलाफ फिजाई कार्रवाई के लिए ये बंदोबस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि आर्मी चीफ नरवणे ने भी इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया था, जिसके बाद से ये पेशरफ्त हुई है। फौज ने इस ऑपरेशन के दौरान टारगेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया है। खबर एनआईए की छापेमारी के हवाले से। जी हां, एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुकामात पर एनआईए की छापेमारी जारी है। श्रीनगर के 4 मुकामात, बारामुल्ला में 2, पुलवामा में 1, अवंतीपुरा में 2, सोपोर में 2 और कुलगाम में 1 मुकाम पर छापेमारी जारी है। श्रीनगर के बागे मेहताब में एक बड़ा छापा सुबह 6 बजे शुरू हुआ और अब भी जारी है। ये मुकदमा ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरों की तरफ से पुरतशद्दुद हमले करने की साजिश से मुताल्लिक है, जैसे कि JEM, LET, HM, अलबद्र वगैरह। और अब बात करेंगे लखीमपुर खीरी सानेहा से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत से। आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी सानेहा को लेकर समाअत हुई है और इसमें क्या कुछ किया गया है इस पर भी हम आपको बताएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली के बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यूपी हुकूमत की सरजनिश हुई है। स्टेटस रिपोर्ट ताखिर से दाखिल करने पर नाराजगी का इजहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी करने की यूपी हुकूमत की अर्जी मुस्तरद कर दी है। अब इस मामले की समाअत 27 अक्टूबर को होगी। वाज़ेह हो कि पिछली समाअत में 8 अक्टूबर को यूपी हुकूमत की सरजनिश की गई थी। याद रहे कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों का बाहिमाना कत्लेआम हुआ था। 3 गाड़ियों ने किसानों को रौंदा था, जिसमें 4 किसानों समेत 8 अफराद की मौत हुई थी। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, आज फिर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और कहीं ना कहीं यूपी हुकूमत को फिर से घेरा गया है। जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उत्तर प्रदेश सरकार पर एक नाराजगी भी जाहिर की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी नसीहत दी कि ऐसी धारणा नहीं जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अपना पैर पीछे खींच रही है। जस्टिस हिमा कोहली की तरफ से ये कहा गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में
कुल 10 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये सवाल भी किया कि कितने ऐसे आरोपी हैं जो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं और कितने ऐसे आरोपी हैं जो पुलिस हिरासत में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज कोर्ट में ये बताया गया कि 4 जो आरोपी हैं वो फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में हैं और 6 आरोपी जो हैं वो न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब ये सवाल किया था कि आखिर जो लोग न्यायिक हिरासत में हैं क्या उनको दोबारा पुलिस कस्टडी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अप्रोच नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताया गया कि 3 दिन की उनको पुलिस रिमांड मिली थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये सवाल किया कि 3 दिन के बाद क्या पुलिस को ये नहीं लगता था कि इस पूरे मामले में और भी पुलिस कस्टडी की आवश्यकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम दलीलें दी गई और ये कहा गया कि 164 के तहत जो पीड़ित हैं, जो गवाह हैं, उनका बयान दर्ज करवाना अभी बाकी है। लगभग 40 और 44 से ज़्यादा जो लोग इस मामले में गवाह हैं और पीड़ित हैं, उनका भी बयान दर्ज करवाना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी दी है और ये बताया है कि जो गवाह हैं और जो पीड़ित हैं उन तमाम लोगों की सुरक्षा होनी जरूरी है। उन तमाम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना बेहद जरूरी है। हमारे साथ एडवोकेट भी हैं शिव त्रिपाठी, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। त्रिपाठी जी, आज कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तमाम जो दलीलें दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी धारणा नहीं जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस मामले में ऐसा ना लगे उत्तर प्रदेश सरकार अपना पैर पीछे खींच रही है। क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान? देखिए, आज तो सुप्रीम कोर्ट पहले सबसे ज़्यादा नाराज़ इस बात से हुई कि उसको जो रिपोर्ट दिया गया वो सुबह दिया गया, जिसको देखते उनको बड़ी नाराज़गी हुई। उनका ये मानना था कि अगर रिपोर्ट पहले से आती तो कोर्ट पूरी तरीके से उसको देख सकती थी और उसके बारे में कोई भी अपनी धारणा बनाती, अच्छी बुरी जो भी, लेकिन उन्होंने समय से दिया नहीं। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप आगे से जो है समय से हमको जो है ये रिपोर्ट पेश करेंगे। उनका ये मानना था कि अभी 10 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जैसा कि राज्य सरकार ने बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने जुडिशियल कस्टडी में, कितने पुलिस कस्टडी में हैं। तो उन्होंने बताया कि 4 पुलिस कस्टडी में हैं और 6 जुडिशियल कस्टडी में। वो भी क्लियर नहीं बता पाया कि 6, उन्होंने बताया 6 जुडिशियल कस्टडी में हैं। उनका ये मानना था कि अगर गवाहों का या जितने भी बयान हैं वो अगर आपने नहीं कराएं ठीक से तो और तब तक नहीं हो सकते जब तक उनको पूरी सुरक्षा नहीं मिल सकती है। तो उन्होंने गवाहों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। ये भी कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना पैर खींच रही है इस पूरे मामले में। ऐसा क्यों? देखिए, 2 बार की रिपोर्टों से देख के मुझे लगता है कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। उनको लगता है ये खाना पूर्ति कर रहे हैं और जिसके कारण जो है कोर्ट भी जो है कुछ नाराज़ नजर आई। उनका ये मानना था कि राज्य सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करे, उसकी जिम्मेदारी है कि जो है सच्चाई को सामने लाए, जिससे लोगों में एक विश्वास जमे। उनका ये मानना। 26 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या दोबारा हलफनामा दाखिल करेगी इस मामले में? ये तो उन्होंने कहा ही है कि हम करेंगे और उन्होंने कहा, हरीश साल्वे जी ने कहा था कि जहाँ तक हम मंडे को इसको जो है फाइल कर देंगे स्टेटस रिपोर्ट को। ठीक है। तो शिव त्रिपाठी थे जिन्होंने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, इस पूरे मामले में लेटर पिटीशन फाइल की थी। लेकिन आज जो हलफनामा दाखिल किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उस हलफनामे को देखकर सुप्रीम कोर्ट ना तो संतुष्ट दिखा और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट के तौर पर उसने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी नसीहत दी और ये कहा कि जब ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे तो जो हलफनामा है उस हलफनामे को एक दिन पहले ही दाखिल किया जा सकता है। और ऐसे में आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हलफनामा देरी से जो दायर किया गया है उस हलफनामे को नहीं देखा गया। तो अब इन तमाम पहलुओं पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार अपना जो हलफनामा है नया वो दाखिल करेगी और 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगी। उसके बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आएंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कदम अभी तक आगे उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, तो आज जो कुछ सुनवाई में हुआ उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इत्मीनान बख्श नजर नहीं आया, क्योंकि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा यूपी हुकूमत की तरफ से करने की बात कही जा रही है। और अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हाँ, कल ईद मिलादुन नबी के मौके पर मध्य प्रदेश के धार और जबलपुर में पुलिस की कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने नाराजगी का इजहार किया है। कल जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर
जुलूस निकाला गया था। हालांकि मध्य प्रदेश में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस की इजाजत नहीं दी गई थी। जबलपुर में इंतजामिया की मशरूत इजाजत के बाद निकाले जुलूस के दौरान तशद्दुद उस वक्त भड़क उठा जब जुलूस पर शरपसंदों के जरिए पत्थर फेंके गए और पुलिस को हालात पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं धार में जुलूस निकालने को लेकर मकामी लोगों और पुलिस के बीच झड़प को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया था। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने इस मामले में इंतजामिया की नाकामी मानते हुए उसकी जांच करने का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जबलपुर और धार में हालात पूरी तरह से काबू में है। कल से अब तक किसी नाखुशगवार वाकये की इत्तला नहीं है। जो ईद के जितने भी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों से चर्चा हुई थी। ये उन्हीं का रास्ता है जिसमें कि नमाज के पढ़ने के पश्चात, दोपहर की नमाज के पश्चात इनको निकल के अपने तकरीर वगैरह के लिए जाना था। किसी असामाजिक व्यक्ति ने पुलिस पे पटाखे और कुछ पत्थर वगैरह फेंकने की कोशिश की थी, जिसको हमने सख्ती के साथ में पुलिस ने कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट वगैरह सभी उपस्थित थे और उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, उस पर सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। धार के अंदर ईद मिलादुन नबी के जुलूस में जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मांग करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा तरह फेल्यूर है, उनको जिम्मेदारी मानते हुए उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मेहताब आलम, कल का पूरा वाकया हमने देखा था, हमने इस पर बातचीत भी की थी। हालांकि खिलाफ वर्जी तो की गई थी जुलूस निकालने की, क्यों जमीयत उलमा नाराजगी जाहिर कर रही है? देखिए, जमीयत उलमा की नाराजगी की वजह यह है कि अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में मशरूत इजाज़त दी गई थी और धार की भी बात करें तो वहाँ पर इंतजामिया ने आखिरी वक्त में चंद लोगों की इजाज़त दी थी। बुनियादी सवाल यह है कि जब वहाँ पर पुलिस इंतजामिया के लोग मौजूद थे और पुलिस इंतजामिया के जब लोग मौजूद, अगर मैं जबलपुर की बात करूँ तो वहाँ पर जिन लोगों ने शरपसंद अनासिर ने पत्थर मारने की कोशिश की, जैसा कुछ कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर पत्थर मारा गया, तो ये कार्रवाई में आम लोग जो है जो उसमें जद में आए, जो वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उन लोगों पर जो कार्रवाई की, जो जिन लोगों पर 150 से ज़्यादा लोगों के जो नाम दर्ज किए गए हैं, उस पर जमीयत की नाराजगी और जमीयत का कहना है कि यह इंतजामिया का पूरी तरह से फेल्योर है। अगर इंतजामिया ने अपना काम किया होता तो वहाँ पर किसी शरपसंद अनासिर की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर दाखिल हो जाता। उसी तरह से धार की बात करें तो धार के मामले में भी उनका ये कहना है कि इंतजामिया ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करने की पूरी जरूरत नहीं थी, वहाँ पर समझाया भी जा सकता था। और दूसरी बात, अगर जमीयत उलमा की बात करें कि वहाँ पर 90 लोगों, धार में 90 लोगों का नाम दर्ज किया गया, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। तो उस पर जमीयत का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और जो लोग भी इसके लिए खतावार है उनको सजा दी जानी चाहिए। सहबा मेहताब आलम, वहीं इस मामले में पुलिस और इंतजामिया की तरफ से इस इल्जाम को लेकर कुछ बयान सामने आया है, क्या उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा गया है? देखिए, दोनों जगह पर अगर हम धार की बात करें या जबलपुर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रूट तय किया था उस रूट की बुनियाद पर जबलपुर में शहर काजी से जो है वहाँ से मुलाकात करने के बाद जो रूट तय किया गया था उसी रूट के मुताबिक तमाम चीज़ें चल रही थी। लेकिन फौरी तौर पर वहाँ पर जो पटाखे चलने और पत्थर मारने का मामला जो आया उससे भगदड़ मची और पुलिस को जब उस पर जदोकोब किया गया है तो पुलिस ने अपना बचाव किया और उसके बाद जो है पुलिस की तरफ जब उस पर पत्थर मारे गए पुलिस पर, तो पुलिस ने वहाँ पर आंसू गैस गोले छोड़े हैं और पुलिस ने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन लोगों ने इस पे कार्रवाई की है। उसी पर अगर मैं धार की बात करूं तो धार में जिस तरह से जो है पथराव किया गया, पथराव करने के बाद एक शख्स की दाढ़ी पकड़ के जिस तरह से उसको जो खींचा गया, जदोकोब किया गया, जमीयत उलमा की नाराजगी की बात की कि मजहब को देखकर जो है दाढ़ी किसी की भी हो सकती है, किसी भी समाज की हो सकती है, हर समाज में दाढ़ी का अपना एक तकद्दुस है और इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी। धार में 90 लोगों के नाम दर्ज किया गया, आज नहीं तो आने वाले 2 दिन 4 दिन के बाद जो है जब हालात साजगार होंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई करेगी। तो जमीयत उलमा का कहना है कि कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए बल्कि कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर पुलिस के लोग खतावार हैं और उनका ये कहना है कि पुलिस ने अपना काम वक्त से ठीक तरीके से नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन को जब मालूम था कि इस रूट से जुलूस निकलना है तो वहां पर पहले से ही चौकसी की जानी चाहिए थी। मेहताब आलम, ये तो अब पुलिस का पक्ष हुआ, दूसरी तरफ जमीयत उलमा का जो बयान आया है, क्या इस मामले में जो जिस वक्त जो लोग जुलूस में मौजूद थे, क्या उनकी तरफ से पुलिस की बात मानने से इनकार किया गया था तब ये पूरा मामला हुआ? क्योंकि ये बात वाजे नहीं है कि किन कंडीशंस में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे।
देखिए दोनों मामले अलग अलग जगह के। धार की अगर बात करें तो धार जी। में रूट की तब्दीली को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ। जो मीटिंग में जो जबलपुर वहाँ पे धार में जो पुलिस कंट्रोल रूम में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे तमाम शहरियों के साथ, उसमें जो रूट तय किया गया था और उसके बाद जब जुलूस निकलने का मामला आया तो वहाँ पर रूट तब्दील किया गया और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनको जुलूस की इत्तला जो लोग मीटिंग में गए थे उन्होंने नहीं दी। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप की वजह से इस तरह का तनाज़ा पैदा हुआ, जिसको लेकर जो तशद्दुद हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन अगर जबलपुर की बात करें तो वहाँ पे मछली बाजार में जिस तरह से तशद्दुद हुआ है, वहाँ पर किसी के जरिए जुलूस पे पत्थर मारा गया। खुद जो है कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि शरपसंद अनासर के जरिए पत्थर मारा गया। तो सवाल ये है कि पुलिस अगर वहाँ पे मुस्तैद होती, चौकस होती, तो पहले उस गिरफ्तारी उस शख्स की होती, वो तमाम चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत थी और फिर ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखने की ज़रूरत थी, ताकि अगर वो कोई शख्स शरपसंद अनासर वहाँ पर ऐसी हरकत कर रहा है तो उसको फौरी तौर पर आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, न कि जुलूस को जो है निशाना बनाकर उस पर जो है कार्रवाई की जाए और उस तरह से भगदड़ मची। बहुत सारे लोग जिसमें जख्मी भी हुए और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जब मशरूत इजाजत दी गई थी तो ऐसे में इंतजामिया की कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं और अब इस पर देखना होगा कि क्या कुछ रद्द अमल सामने आता है। मेहताब आलम हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। न्यूज रूम में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। मैं उर्दू टीवी 18 को मुबारकबाद देना चाहूँगी इतने खूबसूरत इनिशिएटिव के लिए जिसका नाम है औरतों का हक कोई शक। बहुत सही आपने नाम लिया है, क्योंकि कोई शक नहीं होना चाहिए कि औरतों को उनके अधिकार दिए जाएं। और चीफ जस्टिस रमन्ना अगर कहते हैं कि जुडिशरी में 50% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होना चाहिए तो बहुत सही कहते हैं। और ये जो मिशन है औरतों का हक कोई शक, जरूरी है कि हम अपनी आवाज इतनी बुलंद करें कि हर जगह हम अपनी जगह अधिकार से ले सकें। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 से कबल आवाम को तोहफा मिला है। जी हां, आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है और आवाम को ये तोहफा दिया है। आपको बता दें कि इस मौके पर महापरिनिर्वाण मंदिर में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बोध का पैगाम सारी दुनिया के लिए है। उन्होंने मजीद कहा कि आज श्रीलंका से ताल्लुकात को नई तवानाई और तक़वियत मिली है। भगवान बुद्ध की कृपा से आज के दिन कई अलौकिक संगत, कई अलौकिक संयोग एक साथ प्रकट हो रहे हैं। माना जाता है कि आज के ही दिन अरहत महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से अंगीकार किया है। इस समाज कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर ईमानदारी, जिद्दोजहद और मेहनत हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर मुकम्मल हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमूल दूध ब्रांड की, जिसने तारीख रकम की है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल का हो चुका अमूल दूध ब्रांड भी आज़ादी का जश्न मना रहा है। और अमूल का जो सफ़र है वो गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। आइए देखते हैं अमूल की एक तारीख। खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की क्षमता दिनों दिन बढ़ने लगी। किसानों को संघ की डेयरी अपने सभी सपनों की मंजिल लगने लगी। वो पूरी लगन से जुट गए और इस तरह अमूल के सुनहरे भविष्य की डगर आगे बढ़ने लगी। 1956 में रोज 1 लाख लीटर दूध की क्षमता वाला पहला डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट विकसित कर लिया गया। अब आगे और आगे जाने की ही बारी थी। किसानों के दुख भरे दिन बीत चुके थे। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।